पिछले वाले क्लास में हमने अपना चैप्टर जो है मेंस्ट्रुएशन उसको शुरू किया था, है ना। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का मतलब क्या है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर का हम लोग बहुत हद तक इंट्रोडक्शन भी ले चुके हैं पिछले वाले क्लास में, है ना। अलग अलग प्रकार। अच्छा, एक बात और, इस चैप्टर को हमने दो अलग अलग हिस्सों में बांटा था। एक हमारा क्वाड्रिलेटरल जो कि हमने पूरा लिखा था, उधर था फिर हमारा सॉलिड शेप्स जो कि हम लोग उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन तो ले चुके हैं इस चैप्टर का। अब पिछले वाले क्लास में कुछ फॉर्मूला भी हमने लिखवाया था, है ना, अलग अलग प्रकार के फिगर्स का। चलिए उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग आज कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। अब जो है फिलहाल हमारा सवालों का सिलसिला चलेगा, ये पूरा सवालों का सिलसिला हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने सेकंड टाइप पे यानी कि सॉलिड शेप्स पे। ठीक है, चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले ये आपका सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर ये आपका 1 है। तो 1 2 3 सवाल है, और भी हम लोगों का सवाल आएगा। आते चलेंगे, हम लोग क्लास को बढ़ते चलेंगे तो हमारा सवाल और भी मिलता जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। सवाल है पहला कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 सेंटीमीटर। चलिए कहाँ है, चलिए आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसका जो डायगोनल है ना, उसका 24 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है। तो 24 जो ये लिखा हुआ है मतलब कि ये क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया, डायगोनल का लेंथ हो गया। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 सेंटीमीटर। तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप का एक फील्ड है हमारा, ठीक है। और इसका जो डायगोनल है ये वाला, चलिए हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं। सपोज ए बी सी और डी। तो जो बी डी है वो क्या आपका डायगोनल है, ठीक है। और उसका लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द परपेंडिकुलर्स dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 cm and 13 cm। तो इसका अपोजिट वर्टिसेस का मतलब क्या हुआ, इस डायगोनल का अपोजिट वर्टिसेस का मतलब क्या हुआ, जो एक इसके सामने में है और जो एक सामने में ये है। तो इसके ऊपर यानी कि इस पॉइंट से इस डायगोनल के ऊपर एक परपेंडिकुलर है 8 मीटर का, ठीक है। और यहां से भी हमारा इसी डायगोनल पे एक दूसरा परपेंडिकुलर है, वो है 13 मीटर का, ठीक है। ये तो आपको डायग्राम में ही दिख रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। एरिया निकालना है आपको इस क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड का। कितना सिंपल सा है, देखिए सीधा सा हमको यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ठीक है, यदि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और ये बीचों बीच हमारा डायगोनल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यदि हम लोग केवल ए डी बी ट्रायंगल का बात करें तो बेस हमारा 24 ही होगा और हाइट हमारा 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी, इसको यदि हम लोग इसके बारे में बात करें बी सी डी के बारे में, तो इसमें हमारा बेस तो वही रहेगा 24 ही रहेगा और हाइट हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा जो है दो अलग अलग ट्रायंगल में बटा हुआ है। दोनों के एरिया को निकाल दो, दोनों को आपस में जोड़ दो, आपका निकल जाएगा एरिया, ठीक है। पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऐसे ही निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। इस वाले ट्रायंगल का बेस हमारा कौन होगा, 24 हो जाएगा, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए इतना करने के बाद 2 1 2 और ये 12 टाइम्स यानी कि 13 इंटू 12 करना पड़ेगा, कितना आएगा 156, ठीक है। तो 156 आया क्या, मीटर में है ना सब चीज, तो मीटर स्क्वायर 156 आ गया आपका मीटर स्क्वायर एरिया केवल इस ऊपर वाले ट्रायंगल का, ठीक है। अब नीचे वाले का निकाल लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, बोल दो बी सी डी का बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस 24 ही रहेगा, इंटू हाइट इसका 8 हो जाएगा बराबर। तो 2 1 2 और ये 12 बार में है ना, 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में 156 मीटर स्क्वायर आया इस वाले ट्रायंगल का एरिया, नीचे में 96 मीटर स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल का एरिया आया, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो आपको करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में QUAD, और इसका जो नाम है वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर, चलिए तो इसका था 156 प्लस 96 बराबर कितना हो जाएगा? 12 के 2 हाथ में 1, 9 10 14 1 15 के 5 हाथ में 1, यानी कि 252 ना। 12 के 2 हाथ में 1, 14 1 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2, हाँ 252 मीटर स्क्वायर हो गया। इतना सिंपल था, ठीक है, कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:4। अच्छा, हमने ना मैथ में आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, है ना, और जब भी रेशियो वाला सवाल आया है हमने आपको एक ही चीज कहा है कि जो रेशियो है उसको x के साथ जोड़ लो और कुछ मान लो, है ना। जैसे यहाँ पे 3:4 लिखा हुआ है तो क्या 3 का हो जाएगा 3x, 4 का 4x, है ना। तो जब भी सवाल आपको रेशियो वाला आए किसी भी चीजों में, किसी भी चैप्टर में यदि आपको सवाल रेशियो वाला आ जाए तो उसको 3x 4x 2x 1x इस प्रकार का जो दिया हुआ उसको ऐसे कर लो, सवाल बनाना आसान हो जाता है ना। चलिए, तो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम का टू साइड्स का जो रेशियो है वो 3:4 दिया हुआ है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, अच्छा 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे दिया गया है तो हिंट हमको मिल गया यहाँ पे। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सवाल है। पहले आप क्या कीजिए, इसका एक डायग्राम बना लीजिए। चलो कहाँ पे बना दे ये सवाल, ऊपर बना दे। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ ऊपर में देख लीजिए। पहले तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का बात हुआ है ना, तो एक पैरेललोग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मान लीजिए कि ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, नेमिंग कर दीजिए A B C और D, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है इसके जो दो साइड है ना, दो साइड का रेशियो कितना है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है, 3:4 है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो दो साइड कौन सा लेना चाहते हैं, है ना। तो कौन सा आप लेना चाहेंगे इसमें बताइए। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3:4 दो अलग अलग है ना, दो अलग अलग है, पहला 3 है तो मेरे हिसाब से 3 हमको ये ब्रेथ लेना चाहिए, है ना। तो आप इसको मान लीजिए क्या 3x और इसको आप मान लीजिए 4x, और आपको मालूम है कि 3x का जो वैल्यू होगा वही इधर वाले का होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। उसी प्रकार से ये वाला 4x है तो ये वाला भी 4x होगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे, तो ये आपने इतना कर लिया। अब इसका जो पेरीमीटर है वो आपको दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे जो है ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, जैसे लेट दी टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम let the two sides of parallelogram ABCD be 3x and 4x, यानी कि आपने इस पैरेललोग्राम ABCD के दो साइड को आपने 3x और 4x मान लिया, तो आपने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है पेरीमीटर 56 दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर ना। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें ना आपको निकालना क्या है पहले वो देख लो, ठीक है। जैसे हमको ना यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट मालूम है सवाल में क्या दिख रहा है, वो पेरीमीटर ही दिख रहा है ना। जैसे देखिए आपको मालूम है कि यदि ये 4x है तो ये भी हमारा 4x होगा, ये 3x है तो ये भी 3x होगा। ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, कल वाले क्लास से, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी होते हैं इक्वल भी होते हैं, है ना। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर जो 56 दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है
इस साइड का सम, इस साइड का सम, इस साइड का सम और इस साइड का सम, यानी कि चारों साइड को जोड़ने पे जो हमारा आता है वही तो होता है हमारा पेरीमीटर, और वही आपको 56 दिया हुआ है ना। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3x 4x लिख दिया, मतलब कि 4x 3x 4x 3x इन सबको अब हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, 56 के बराबर होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, अच्छा पैरेललोग्राम को अभी ना लिखने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपको इतना बड़ा नहीं लिखने का मन कर रहा है ना, तो आप सिंपली 2 गो ऐसे करके ऐसे लिख दो, है ना। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर क्या होगा बताइए। यदि हम लोग पेरीमीटर निकाल रहे हैं पैरेललोग्राम ABCD का, इसका मतलब हुआ कि इन सभी को जोड़ दो, है ना। तो 4x है पहले, फिर 3x, फिर 4x, फिर कितना 3x, और आपने पहले भी 56 देख रखा है कि ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर के नीचे 56 लिख दो और इन सबको ऐड करो अब, क्योंकि देखो ये भी पेरीमीटर है और ये भी आपका पेरीमीटर ही है, और एक पेरीमीटर पहले से आपको दिया हुआ था, तो इतना के बदले हमने जो दिया हुआ था वो लिख दिए, और ये भी तो पेरीमीटर ही है, तो दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों पेरीमीटर है ना। इसको आप ऐड कीजिए, 8 2 10 4 14 यानी कि 14x, 56 और 14x ये दोनों आपस में क्या है, पेरीमीटर ही है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। अब आगे देखिए 56 डिवाइडेड बाय 14 बराबर x, इधर कर लीजिए कितना, हाँ 4, इसको आप काटोगे 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये x आया है, x का वैल्यू 4, ये क्या फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर ये नहीं है, फाइनल आंसर तो अब निकालना है हमको, है ना। चलिए अब देखिए, तो अभी आपने आपने इस पहले को क्या माना था आपने, 3x माना था ना, और 3x आपका चलो ये BC वाला है ना, BC बराबर 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 बराबर कितना 12। उसी प्रकार से DC बराबर आपने कितना माना था 4x, यानी कि 4 इंटू 4 बराबर 16 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो अब एक बात बताइए कि ये वाला आपके पास कितना आया, ये वाला साइड आ गया आपके पास 16, ये वाला कितना आ गया 12, तो ये भी 16 होगा, ये भी 12 होगा, तो अब इन सबको जोड़ के देखिए तो क्या 56 आ रहा है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सब पेरीमीटर के यानी कि सारे साइड्स को जोड़ने पे हमारा जो ऑलरेडी पहले 56 दिया हुआ था वो बिल्कुल सही आ रहा है ना। तो इसको आप बेसिकली ये वाले को मिटा सकते हो, क्योंकि इसमें 2 ही साइड पूछा गया था ना हमसे, हालांकि निकालने का तो चारों निकाल सकते हैं, बस जरूरत क्या है 2 को निकाल दो, चारों निकल जाएगा, कोई समस्या अब इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास एक टाइल है जो कि फ्लोर में बेसिकली हम लोग लगाने में इस्तेमाल करते हैं, और वो टाइल आपके किस शेप का है, पैरेललोग्राम के शेप का है, और पैरेललोग्राम का जो बेस है वो 24 दिया हुआ है और उसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ कि आपके पास एक पैरेललोग्राम के साइज का, पैरेललोग्राम के शेप का आपके पास एक टाइल है, ठीक है ना, उसका बेस इतना है और हाइट इतना है, तो बताओ वैसा वैसा हमको टाइल कितना लगाना पड़ेगा इतने एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे ना, सबसे पहले आपको कर क्या लेना है, देखिए ध्यान से, ये आपका दिया हुआ मीटर में और ये आपका यूनिट है सेंटीमीटर में, तो पहले आप क्या कर लो, इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, तो सवाल आसान हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, तो आपके पास सपोज करो कि इस प्रकार का एक जो है ना टाइल है, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज A B C D, और ये टाइल किस शेप का है,
पैरेललोग्राम के शेप का है और इसका जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए कि ये 24 सेंटीमीटर में है, मीटर में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ देखिए सेंटीमीटर में है तो मीटर में करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कहेंगे आपको ना, इतना ही करके छोड़ दो। मालूम है क्यों? क्योंकि यदि इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा और डेसिमल हमेशा मैथ में खतरनाक होता है ना। इसको डिवाइड मत करो, इतना रहने दो। और ये आ गया अब आपका मीटर में, ठीक है। ये बेस आपका दिया हुआ था। आगे हाइट इसका दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट हमारा कहाँ हो सकता है? हम लोग इसका हाइट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एक हाइट बना सकते हैं और हाइट हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये हाइट आपको कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमको तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो 10/100 मीटर, यानी कि हाइट हो गया आपके पास 10/100 मीटर और बेस हो गया 24/100 मीटर, ठीक है। इसको हम लोगों ने पॉइंट में क्यों नहीं किया? क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा और डेसिमल मैथ में बड़ा खतरनाक होता है, तो डेसिमल से हमेशा बचना है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए कि इस पैरेललोग्राम का आपके पास बेस भी है, हाइट भी है, तो क्या इस पैरेललोग्राम का यानी कि इस टाइल का एरिया निकल जाएगा? और जब इसका एरिया निकल जाएगा मतलब कितने टाइल का एरिया निकला? एक टाइल का, है ना। चलो पहले उतना कर लो, देखिए ध्यान से। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हम लोग किस पैरेललोग्राम का बात कर रहे हैं? इसी का, ए बी सी डी का बात कर रहे हैं। तो एरिया इसका क्या होगा? पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या? बताइए जल्दी। बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है? 24/100। बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है? 10/100। सिंपल सी बात है ना। अब हमारा थोड़ा सा ये आसान हो सकता है, जैसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अब आगे तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा ना आगे। अब देखिए ध्यान से, 24 इंटू 1 तो 24 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 जीरो 3 जीरो 1 2 3। क्या हम इसको पॉइंट में कर दें? नहीं, अभी भी नहीं करेंगे इसको पॉइंट में, ठीक है। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि एक टाइल का एरिया इतना है। हम चाहें तो इसको पॉइंट में कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे लेकिन, क्योंकि पॉइंट बड़ा खतरनाक होता है। तो 24 बाई इतना मीटर स्क्वायर हुआ मात्र एक टाइल का, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि आपके पास कितना एरिया को कवर करना है? इतना 1080 मीटर स्क्वायर की एरिया को कवर करना है। तो इतने एरिया को, मतलब कि मान लो ये कोचिंग जितना बड़ा हमारा है, वो एरिया कितना टोटल? इतना है। तो बताओ कि उस पूरे कोचिंग में हमको कितना टाइल्स लगाना पड़ेगा? और एक टाइल्स का एरिया हमारा इतना है। तो हमको, हमारे पास पूरा एरिया दिया हुआ है, ठीक है। कितना? इतना। और एक टाइल का आपने एरिया कितना निकाला? इतना निकाला। तो टोटल टाइल कितना लगेगा बताइए? इस टोटल एरिया में से एक टाइल के एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा, तो टोटल टाइल हमारा कितना लगेगा मालूम चल जाएगा, है ना। चलिए, तो अब आपको यहां पे करना है कि टोटल इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, total number of tiles required to cover an area of 1080 meter square is equals to 1080 divided by 24/1000। आपको मालूम है कि जो हमारा 1000 नीचे में है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। 1080 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। इतना कोई समस्या इसमें नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब आपको सॉल्व करना है, ये आपका काम है। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग मिलके देखा जाए। 1080 को यदि हम लोग 24 से डिवाइड करें तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान लग रहा है। 24 से करेंगे तो कितने बार में लगेगा? पहली बार तो यहाँ पे देख लीजिए 4 टाइम्स में। चलो 4 से कर लेते हैं, 16
8 1 9 96, ठीक है। तो 8 में 6 घटाएंगे तो 2 और ये, ठीक है, 5 बार में लग जाएगा 120, है ना, यानी कि 45, ठीक है। तो 24 से आपने इसको डिवाइड किया तो आ गया आपके पास 45 आ गया, यानी कि टोटल कितना आ गया 45 तो है ही, और इधर 3 जीरो है ना, 4 5 1 2 3, इतना नंबर ऑफ टाइल्स आपको चाहिए, यानी कि 45,000 टाइल्स आपको चाहिए इतने एरिया को कवर करने के लिए। सोचो, ठीक है। अब आपको मालूम चला कि हमने इस वाले एरिया को, यानी कि एक टाइल के एरिया को हमने क्यों नहीं पॉइंट में किया। करते तो आंसर आता, आंसर कभी गलत नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा जटिल हो जाता, समय लग जाता, है ना। तो हमेशा इस चीज को आप कोशिश कीजिएगा, चाहे क्लास 8 में हो, आप 7 में हो, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, या फिर कभी भी मैथ पढ़ने का मौका मिले तो डिवाइड यदि है ना, उसको पॉइंट में मत लाओ। पॉइंट बड़ा खतरनाक होता है मैथ में, वो देखने में बड़ा छोटा सा लगता है लेकिन पूरा सवाल गड़बड़ कर देता है। तो डेसिमल से हमेशा बचना है, फ्रैक्शन में रहे चलेगा, क्योंकि फ्रैक्शन बाद में जाके कट जाता है और बड़ा छोटा सा आंसर आ जाता है। देखो कितना एकदम सिंपली हमारा हो गया, एक ही बार में हमने डिवाइड किया, 40 बार में कट गया, है ना। तो बड़ा आसानी से बन जाता है, लेकिन आपको डेसिमल में नहीं लाना है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो याद रहेगा आगे। तो ये 3 सवाल था जो कि हमने आज के क्लास में किया है, अभी और हम लोग करेंगे 3 सवाल हमारे पास और है, आज ही क्लास में करेंगे। पहले आप इसको, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको नोट कर लीजिए। और ये 3 सवाल था, अभी हमारा सवालों का सिलसिला भी और चलेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाएंगे अभी हम लोग, और सेकंड पार्ट में यानी कि अगले वाले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे 3 और सवालों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।